आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए देखते हैं परसेंटेज चैप्टर का अगला कंसेप्ट, मूल्य खपत तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। आज परसेंटेज चैप्टर का मूल्य खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो बढ़ गई, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाएं। देखिए यहाँ पे चावल की कीमत पहले 3 रुपए थी, अब कितनी हो गई? 4 रुपए हो गई, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे व्यय में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इस चीज को ध्यान देना है। तो अभी इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, व्यय या खर्च इज इक्वल टू क्या होगा? खपत इंटू मूल्य। खपत इंटू मूल्य। यहाँ पे क्या दिया हुआ? कीमत 3 से 4 बढ़ गई, तो यहाँ पे मूल्य लिख देते हैं। यहाँ खपत, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? यहाँ पे व्यय आएगा, व्यय या खर्च। पहले कितना था, अब कितना है? देखिए कीमत जो है 3 से 4 बढ़ गई, कीमत 3 से 4 बढ़ गई, तो पहले कीमत कितना था? 3 था, अब 4 हो गया। लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो यहां खर्च आना चाहिए और यहां खर्च आना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब भी व्यय में कोई खर्च ना बोले, जो कीमत होता है उसको उल्टा करके लिख देंगे, मतलब तिर्यक लिख देंगे। यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तभी तो जो खर्च आएगा, पहले खर्च कितना आएगा? 3 चौक 12, और वर्तमान में खर्च कितना आएगा? 4 तिया 12। देखिए खर्च दोनों पहले भी खर्च 12 होता था, इस समय भी खर्च कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, तो खर्च समान हो रहा है। तो जब भी खर्च समान के लिए बोले, तो जो मूल्य दिया हुआ है, मूल्य का उल्टा क्या कर देंगे? खपत कर देंगे। मतलब अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको इधर तिर्यक लिख देंगे, 4 इधर लिखा हुआ है तो 4 को तिर्यक यहाँ पे 4 लिख देंगे। चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाएं। चावल पहले कितना खपत होता था? 4, अब कितना हो रहा है? 3। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? पहले कितना लगता था? 4। कितने का परिवर्तन हुआ? 1 का परिवर्तन। प्रतिशत निकालना है इंटू 100, कितना हो गया? 25%। तो 4 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, मतलब 4 से 3, यानी कि खपत में कमी हो रही है। 4 से पहले खपत 4 था, अब खपत कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, तो खपत में कमी हो रही है। तो जो 25% आएगा वो खपत में क्या होगा? कमी होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि हुई, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कीमत पे प्रभाव पूछा है। खपत दिया हो तो पहले खपत लिख देंगे, अगर कीमत दिया होता तो पहले कीमत लिखते, लेकिन कीमत पे यहाँ पे प्रभाव पूछा है तो कीमत बाद में लिखेंगे। कीमत, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है? खर्च या फिर व्यय। खर्च या व्यय। पहले कितना था, अब कितना है? देखिए खपत में 20% की वृद्धि हुई। 20% मतलब 20% मतलब 1/5। तो जो नीचे आया ना वो पहले का खपत है। 20% मतलब 1/5, जो नीचे आया वो पहले का खपत है। अब 5 का 20% कितना है? 1 है। 5 का 20% 1 है, तो खपत में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 5 खपत था, अब इसकी 20% की वृद्धि हुई, यानी 1 और बढ़ जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। पहले खपत कितना था? 5, अब कितना हो गया? 6।
यहाँ पे क्या कह रहा है, और व्यय में 50% की वृद्धि हुई। 50% मतलब 1/2, 1/2। तो जो व्यय था पहले, जो नीचे आता है वो पहले का व्यय है, और व्यय का 50% यानी 2 का 50% कितना है, 1। तो व्यय में 50% की वृद्धि हो गई। तो पहले 2 व्यय था, अब इसका 50% कितना है, 1 है। 50% बढ़ गया तो 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। 2 में 1 जोड़ देंगे। व्यय पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3। रेशियो लेते हैं, हर जगह रेशियो अगर कहीं छूट गया होगा तो वहां देख लीजिएगा, रेशियो ही बनाते हैं। देखिए पहले क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन हम जितने किए थे हम लोग, पहले क्या होता था, कीमत दिया होता था, उसके बाद ये पूछता देता था कि खर्च समान रहे, तो हम लोग क्या करते थे, इसको तिर्यक लिख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो खर्च है उसमें चेंजिंग हो रहा है, कितने का, 50% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे खर्च समान नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 12। और फिर यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 15। यहाँ भी क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 12 हो गया। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 15 हो गया। 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 3 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो बोल रहे कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले कीमत कितनी थी, 4, अब कीमत कितनी हो गई, 5। तो प्रभाव निकालना है, तो पहले कीमत कितनी थी, 4, पहले वाली कीमत पे ही उसको निकालेंगे कि पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। कितना परसेंट बढ़ा, तो 4, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, इंटू 100। 1/4 की वैल्यू 25%। तो 4 से क्या हुआ है, 5 हुआ है, तो वृद्धि हुई है। तो 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है और वैशाली ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव होगा। देखिए यहां पे लिख लेंगे क्या, कीमत खपत, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, खर्च होता है। व्यय या खर्च पहले और अब। देखिए यहाँ पे दूध की कीमत 25% बढ़ गई, तो 25% को क्या लिखते हैं, 25% को 1/4। देखिए जब भी किसी का परसेंटेज दिया हुआ है, अगर खपत का परसेंटेज दिया हो तो नीचे वाली संख्या को खपत मानेंगे, अगर दूध की कीमत का परसेंटेज दिया हो तो नीचे वाली संख्या को दूध का कीमत मानेंगे। अगर ऐसे ही आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला चैप्टर जब आएगा, तो क्रय मूल्य पर 20% की छूट दी गई या फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो वहां पे जो नीचे वाली संख्या आएगी उसको अंकित मूल्य मानेंगे। तो जिसके बारे में बोला जाएगा वो नीचे वाली संख्या उसी का मान होगा, पहले का मान। तो यहाँ पे कीमत दिया हुआ है ना, तो पहले नीचे वाली कीमत, जो नीचे वाली संख्या होगी वो पहले की कीमत होगी। पहले कितनी है, 4 है। अब 4 का 25% कितना है, 1 है। 4 का 25% कितना है, 1 है। तो 25% बढ़ गया, तो 4 का 25% 1 है, तो 4 में 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और वैशाली ने दूध की खपत को 25% तक कम कर दिया। 25% मतलब 1/4। तो पहले खपत कितना था, 4 था, 25% कम कर दिया, तो 4 का 25% कितना है, 1 है। तो 4 में से 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब खर्च कितना हुआ, 4 और 4 16 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। क्या पूछ रहा है, तो उसके खर्च पर क्या असर होगा। खर्च पहले कितना था, 16 था, अब खर्च कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि खर्च क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे पहले यहां देख लेंगे, यहाँ पे रिमेन अनअल्टरेबल मतलब कोई चेंजिंग नहीं, ये गलत हो जाएगा। खर्च यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है,
इंक्रीज बाय 6.25%, नहीं, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है। डिक्रीज बाय 6.25%, डिक्रीज बाय 2.25%, इसको निकाल लेते हैं। खर्च कितना था पहले? 16 था। कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई, इंटू 100। जब 100 से भाग देंगे 6.25%, क्या हुआ है? 16 से 15 हुआ, यानी कि कमी हुई है। डिक्रीजेज बाय 6.25%, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी आई। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है? यहां पे देखिए, शुरू में वो कितना किलो खरीदता था? 160 किलो। तो ये खपत बताता है 160 किलो, यानी उसकी खपत कितनी थी? 160 किलो। अब उसी पैसे मतलब जो खर्च है, पहले जितना खर्च था इस समय भी वही खर्च होना चाहिए। उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है? देखिए, यहाँ पे कीमत लिख देंगे, यहाँ पे खपत लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। पहले क्या था? कीमत या खपत। अब क्या है? देखिए, चावल की कीमत 20% की कमी आई। 20% मतलब 1/5। पहले कितना था कीमत? 5 था। अब 5 का 20% कितना है? 1 है। तो 1 कमी हो गई, तो 5 में से 1 जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4। पहले कीमत 5 था, अब कीमत कितना हो गया? 4 हो गया। शुरू में 160 केजी चावल खरीदता था, उसी पैसे में, यानी जो खर्च है वो समान है। खर्च जो है वो समान है। तो जब भी खर्च समान होगा तो हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कीमत है उसको तिर्यक करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया? 5। तभी तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20। यहाँ भी 20 आ गया और यहाँ भी 20। तो पहले खपत कितना था? 4, अब खपत कितना हो गया? 5। देखिए, एक व्यक्ति ने शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है। शुरू में कितना चावल खरीदता था? 160 किलो। यानी इसी 4 का मान कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है। तो 160 किसका मान है? 4 का मान है। अब अगर खपत निकालना है, 5 का मान निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया? 40, 200। तो पहले 160 किलो चावल खरीदता था, अब कितना किलो चावल खरीद रहा है? 200 किलो चावल खरीद रहा है। यही तो पूछ रहा है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीदता है? पहले खपत कितना था? 4। इसी 4 का मान कितना दिया हुआ है? 160 किलो। पूछ रहा है अब वो चावल कितना खरीदता है उसी पैसे में। तो 4 का मान कितना दिया हुआ है? 160। तो 5 का मान, जिसका मान दिया उसको नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 40 बार में कटा, 40 में 5 का मल्टीप्लाई कर कितना हो गया? 200। 200 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। कमी होने की वजह से अब इस समय एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। वह 1 रुपए में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था? पहले कितना खरीद सकता था उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, मूल्य लिखेंगे, यहाँ पे खपत लिखेंगे। मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू क्या होता है? खर्च होता है। ये पहले का मान है, ये अब का है। कीमत में कितने परसेंट की कमी हो गई? 20%। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/5। 1/5 का मतलब यह है कि पहले कीमत कितनी थी? 5, अब उसका 20% कम हो गया।
यानी 5 का 20% कितना है, 1 है। तो 5 से 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 4। तो पहले कीमत 5 थी, अब 20% कमी हो गई, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि पहले अब जो है एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता है, तो वह 1 रुपए में कितने कलम खरीद सकता था। यानी जो खर्च की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1 रुपए का, यानी दोनों में समान है, खर्च दोनों में समान है। हम आपको बता चुके हैं जब भी खर्च समान हो तो जो खपत होता है मूल्य का उल्टा करके लिख देते हैं, तिर्यक लिख देते हैं। 4 से यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तभी तो खर्च क्या हुआ, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 20 हो गया, समान हो गया। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति अब 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। तो 4 पहले खरीदता था, खपत करता था। खपत करने का मतलब यहाँ पे है पहले वो 4 पेन यूज करता था, अब उसी समय में 5 पेन यूज कर रहा है। तो 1 की वैल्यू जो है, खपत का अंतर जो है कितना दिया हुआ है, 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता था, तो 4 से कितना बढ़ा है, 5। तो इसी जो 5 की वैल्यू है वो किसकी है, 1 की वैल्यू 5 है, क्योंकि अधिक खरीद सकता है ना। 4 से अब कितना खपत हो रहा है, 5, तो इसी 1 का अंतर कितना है, 5 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, पहले वह 1 रुपए में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था, तो पहले वह कितने कलम खरीद सकता था, उसका खपत कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो 4 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान कितना दिया हुआ, 5, हमको किसका निकालना है, 4 का, तो 5 और 4 मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, जिससे अब एक व्यक्ति 280 रुपए में 12 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी। देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। चावल की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई, 30% की, जिससे अब एक व्यक्ति 280 रुपए में 12 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। मतलब पहले भी 280 रुपए ही खर्च करता था और अब भी कितना खर्च कर रहा है, 280 रुपए। तो 280 रुपए अब पहले खर्च करता था, अब भी 280 रुपए खर्च करता है, लेकिन अब उसी 280 रुपए में 12 केजी अधिक चावल मिल रहा है। 12 केजी अधिक चावल मिल रहा है, मतलब खर्च समान है। पहले भी 280 खर्च करता था, लेकिन अब भी जो है 280 रुपए खर्च करता है, लेकिन अंतर यह है कि पहले की तुलना में अब 12 किलो अधिक चावल मिल रहा है। क्यों, क्योंकि कीमत में क्या हुई है, 30% की कमी हुई है। तो यहाँ पे खर्च समान है, तो चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी। देखिए, कीमत यहां लिख देंगे खपत। कीमत और खपत का मल्टीप्लाई क्या होता है, खर्च होता है। पहले कितनी कीमत और खपत थी, अब कितनी है। चावल की कीमत में 30% की कमी हुई, 30% का मान कितना होगा, 3/10। तो जब कीमत की बात किया हुआ है तो पहले की कीमत कितनी हो जाएगी, 10। अब 30% की कमी हो गई, तो 10 का 30% कितना है, 3। तो 10 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 7। अब यहाँ पे देखिए, पहले भी एक व्यक्ति 280 रुपए खर्च करता था, अब भी 280 रुपए ही खर्च करता है, बशर्ते अंतर इतना है कि पहले की तुलना में अब 12 केजी अधिक चावल मिलता है। तो यहाँ पे खर्च क्या है, समान है, खर्च समान है। हम आपको बता चुके हैं जब भी खर्च समान हो तो कीमत का तिर्यक मान लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं यहाँ पे, तभी तो ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। अब ये मत जाइएगा सर यहाँ पे 280 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो भी कीमत और खपत लिख रहे हैं वो परसेंटेज के हिसाब से लिख रहे हैं। इसका मान ये अलग है और ये हम लोग को एक सॉल्व करने का एक तरीका है, सॉल्व करने का एक तरीका जो तुलनात्मक होगा, तुलना करके भी आंसर आएगा उसका। अब देखिए, अब उसी पैसे में 12 केजी अधिक चावल खरीद सकता है,
पहले खपत कितना था 7, अब खपत कितना हो गया 10। तो कितने केजी का कितने का अंतर है खपत में, 3 का अंतर है। तो यही 12 का मान कितने का, 12 कितने का मान है, 3 का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये ज्ञात कर लें कि अब कितना इसका खपत हो रहा है, 10 का मान ज्ञात कर लें। 3 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 4 10 40, 40 हो गया। मतलब ये खपत कितना हो गया अब 40 केजी। पहले खपत कितना होता था, तो जैसे 12 किसका मान है, 3 का मान है। पहले कितना होता था, तो 7 का मान निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितनी बार में कटेगा, 4, 4 सत्ते 28। ये कितना हो गया 28 केजी। पहले कितना खपत होता था 28 केजी, अब कितना खपत हो रहा है 40 केजी। बोल रहा है चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी। अब देखिए खपत पहले 28 केजी होता था, लेकिन ये 28 केजी कितने में मिलता था, 280 रुपए में मिलता था। तो पुरानी कीमत क्या होगी, पुरानी कीमत इसी 280 रुपए में कितना केजी मिलता था 28, तो 280 को 28 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 10 रुपया पर केजी। नई कीमत निकालनी है, तो उसी 280 रुपए में अब कितना खरीद रहा है, 40 केजी खरीद रहा है, कितना आएगा ₹7। तो पहले कितना था कीमत, पहले 10 रुपए पर केजी था, अब कितनी कीमत हो गई 7 रुपए पर केजी हो गई। तो क्या पूछ रहा है, पुरानी कीमत और नई कीमत। पुरानी कीमत कितनी हो गई 10, नई कीमत कितनी हो गई 7, 10 और 7 हो गई। अब अगला कंसेप्ट देखेंगे, जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ये आता है आपके एग्जाम में, तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पे ब्याज लगता है, सेम जनसंख्या वृद्धि या कमी ये भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह एक बढ़ती या घटती है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही जनसंख्या भी क्या होता है, घटता या बढ़ता है। ये ध्यान रहे, दिमाग में रहे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दिया हुआ एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, शहर की जनसंख्या कितनी है 25,000, तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी, तो 2 साल बाद आबादी, जैसे मिश्र धन हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को लेके, वैसे ही A = P 1 + R/100, क्योंकि बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P मतलब वर्तमान जनसंख्या 25,000, 1 + R की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/100 मतलब 1/10 हो जाएगा। इस पे n होता है या फिर t होता है, मतलब समय 2 साल का है, तो ये कितना हो गया 25,000 हो गया। ये कितना हो गया 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर, तो 11/10 × 11/10 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 का 5, 11 दूना 22, 22 5 27, फिर बचा कितना 11, 11 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 11 × 5 = 55, 5 बचा, 11 7 77, 5 82 का 2, 8 बचा, 11 दूना 22, 22 8 30, 30,250, 30,250। ये पहला तरीका है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज को लेके उसका मिश्र धन निकालते हैं, तो A = क्या होता है P + R/100 n।
अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर घट रहा है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। बस यही अंतर है, बढ़ेगा तो प्लस रहेगा, घटेगा तो माइनस रहेगा। देखिए इसको दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 10% मीन्स 1/10, 10% का मतलब 1/10। तो जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी 10, लेकिन यही 10% दर है ना, यानी कि 10 का 10% वो बढ़ जा रहा है हर साल। तो 10 से कितना हो गया एक साल बाद, 11 हो गया। जब 2 साल बाद पूछे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 100, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 121। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जा रही है 121 हो जा रही है। अब यहाँ पे तुलना करेंगे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25,000। तो जब 25,000 है वो किसका मान है 100 का। अब क्या पूछ रहा है 2 साल बाद आबादी, 2 साल बाद आबादी कितनी है 125, 121, 121 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 121 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 30250। यहाँ पे एक तरीका और है सॉल्व करने का। यहाँ पे तरीका ये है कि हम जो भी आंसर आएगा हमारा 11 का मल्टीपल में आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है, तो संख्या 11 से कटनी चाहिए। 2 साल बाद जो जनसंख्या आएगी तो 11 से कौन सी संख्या कट रही है, 11 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उनके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पे जो अंक है उनका योग और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग, उनके अंक को उनके योग को घटाएंगे, या तो वो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है। अगर 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से क्या होगी कट जाएगी। जैसे पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ये विषम स्थान है, तो 3 2 5, 5 और 0 5 हो गया। इनके योग को सम स्थान वाले अंकों के योग से घटाएंगे, 0 और 5 5 हो गया, तो इनको घटा देंगे, 5 - 5 क्या बचा 0। तो ये संख्या 11 से क्या होगी कट जाएगी। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि 3 और 2 5, 5 और 0 5 हो गया, 5 और 1 6, तो घटाएंगे 1 आएगा। तीनों में से कोई भी नहीं कटेगा, पहला ऊपर वाला कटेगा 11 से, तो वही आंसर हो जाएगा। तो जो 10 से 11 आया है ये पहले की जनसंख्या है शुरू में, और ये बाद की जनसंख्या है। पहले साल के लिए जनसंख्या क्या लेंगे 10 लेंगे, और उसके बाद 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब शुरू में जनसंख्या 10 लेंगे, 1 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। जब 2 साल की बात करेगा तो 2 साल के लिए जनसंख्या क्या लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर कर देंगे, 121 हो जाएगी। अब तुलना कर लेंगे, क्योंकि जनसंख्या शुरू में कितनी थी 100 थी, और 2 साल के बाद कितनी हो गई 121 हो गई। तो 100 का मान कितना हो गया 25,000 है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है वो, क्योंकि शहर की जनसंख्या इतना दिया हुआ है और 2 साल बाद पूछ रहा है, तो 2 साल बाद यानी कि 121 का मान पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या पूछनी है, इज इक्वल टू शुरू में जितना था 1 + R1/100, बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, 1 + R2/100। ये फर्स्ट मेथड है, अभी दूसरा मेथड भी बताएंगे, और ये तीसरा हो गया 1 + R3/100। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये फर्स्ट मेथड है। जनसंख्या कितनी है 15,000 है, 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या आएगी वो A का मान होगा, 1 + R1, R1 मतलब 12.5%,
12.5% किसका मान होता है? 12 सही 1/2%, 1/8 का मान होता है, 1/8 का मान होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 12.5% यानी कि 12 सही 1/2/100, 12 सही 1/2/100 का मान क्या है? 1/8। तो यहाँ पे हम लोग 12 सही 1/2/100 यही तो लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 11 सही 1/9/100, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 20/100। देखिए 12 सही 1/2/100 की वैल्यू कितनी है? 1/8, यानी टोटल की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। वैसे ही 11 सही 1/9 का मान कितना होगा? जैसे 11 सही 1/9%, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9/100, इसका मान कितने का हो? 1/9 का मान होता है। तो 11 से 1/9/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसका मान कितना हो गया? 1/9 हो गया। तो क्या लिखेंगे? 15,000 1 प्लस 1/8 लिख देंगे इसके जगह, इसके जगह 1 प्लस 1/9 लिख देंगे। इसके जगह क्या होगा? 20 सेकंड में 20, 20 25 100, तो 1 प्लस 1/5 हो जाएगा। देखिए ये 15,000 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा ये। वैसे इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6/5 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब 5 से ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में 6 का, तो 90,000/4। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20, 22,500। तो आंसर कितना होगा? 22,500। 22,500 कहीं दिया हुआ इसमें? नहीं, तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये पहला तरीका है जो बेसिक मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका अभी हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखिए 12.5% बढ़ जाती है, तो 12.5% का मतलब क्या हुआ? 12 से 1/2% किसका मान है? 1/8 का। पहले और अब तो 12.5% हो जाती है। तो पहले हम मान लेंगे कि पहले जनसंख्या कितनी थी? 8 थी। अब 12.5% बढ़ गई, तो 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई। 8 से अब कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर क्या हो रहा है कि 11.5% दूसरे साल में, तो 11.5% किसका? 11.5 का है, 11 से 1/9%, ये किसका मान है? 1/9। तो दूसरे वर्ष जनसंख्या ये मान लेंगे कि पहले कितनी थी? 9 थी, अब कितनी हो गई? 11.5 से 1/9% बढ़ गई, यानी कि 9 का 11 से 1/9% कितना होगा? 1 होगा। तो 9 से अब कितनी हो गई? 10 हो गई। अब देखते हैं तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब है 1/5, यानी जनसंख्या कितनी थी? 5 थी, अब 5 का 20% बढ़ गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, उसी का रेशियो निकालना है। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में।
2 दूना 4, 2 तिया 6, 2:3, यानी 3 साल के बाद पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 थी। 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 थी। 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जो 15,000 दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है? 2 का मान दिया हुआ है। अब फिर 3 साल बाद पूछ रहा है तो 3 का मान निकाल लेंगे। ये किसकी वैल्यू होगी? 75। 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 50, 22,500। नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही है। ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 थी। 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि वह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। देखिए कितने वर्ष का अंतर है? 2004 से 2007, 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष में जनसंख्या 1000 से कहां पहुंच जाती है? 1331 पहुंच जाती है। पहले कितनी थी? 1000। अब कितनी हो गई है? 1331। ये क्या है? जनसंख्या है। पहले कितनी थी? 10,000 थी। अब 3 वर्ष के बाद कितनी हो गई? 1331 हो गई। 3 वर्ष के बाद पूछा है ना। जब भी आपके पूछे प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है, तो अगर 3 वर्ष है तो 3 नंबर का रूट लगा देंगे। प्रति वर्ष वृद्धि दर पूछे तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 वर्ष में अगर दिया हुआ है तो 3 नंबर का रूट लगा देंगे। अगर 2 वर्ष में दिया होता है तो 2 नंबर का रूट लगा देते, लेकिन यहाँ 3 वर्ष दिया है। तो जब भी प्रति वर्ष वृद्धि दर पूछे तो शुरू में कितनी जनसंख्या थी? 1000 थी। 3 वर्ष बाद कितनी हो गई? 1331 हो गई। तो 3 वर्ष बाद 1331 हो गई। अगर ये पूछे प्रति वर्ष वृद्धि दर यानी जनसंख्या किस दर से बढ़ी, वो ज्ञात करने के लिए 3 वर्ष है तो 3 नंबर का रूट लगा देंगे। अगर 4 वर्ष होता तो 4 नंबर का रूट लगा देते। 2 वर्ष होता तो 2 नंबर का रूट लगा देते। तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना किस संख्या का क्यूब है? 11। तो आर का रेशियो क्या हो गया? 10 और 11। तो प्रतिशत वृद्धि दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो पहले कितना था? 10। अब कितना हो गया? 11। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 10%, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% बचेगा। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या होगी? 10% होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी में है, शेष की 30% फ्रेंच में है और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं। आप जो हम सॉल्व करा रहे हैं, जो स्टेप ले रहे हैं, आप उसको देखिएगा, पहले उसको समझिएगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें दिया है क्या है लास्ट में? एक पुस्तकालय में 20% किताबें किसमें है? हिंदी में। जो पुस्तकालय में जो बुक्स है उसका 20% कितना है? हिंदी में। अब क्या है? शेष का जब 20% निकल गया तो अब कितने परसेंट किताब बचे हिंदी के अलावा? 80% ही तो बचे उस पुस्तकालय के। तो शेष का जो 80% बचे उसके 50% किसमें है? अंग्रेजी में है। जो 80% था उसका 50% किसमें चला गया? इंग्लिश में चला गया। अब फिर बोल रहा है शेष का, तो जो 80 का 50% था तो अब 80 का कितना परसेंट बचा? 50% ही बचा। अब उसका 30% किसमें है? फ्रेंच भाषा में। जहां पे शेष शब्द हमेशा प्रयोग कर रहा है,
तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लास्ट में क्या बच रहा है? बाकी का 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। तो हमको जब पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है तो निश्चित तौर पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 6300 के बराबर ही इस परसेंटेज को लाना पड़ेगा, तभी तो तुलना होकर क्या हो पाएगा? पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या निकल पाएगी। ये कैसे करना है? सपोज कर लीजिए एक पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? X पुस्तकें हैं। उस पुस्तकालय में 20% किताबें किसमें है? हिंदी में है। तो बची कितनी किताबें? 80%। 80% मतलब 80/100। 20% किताबें किसमें चली गई? हिंदी में चली गई। तो बची कितनी? 80%। ये 80% क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि शेष किताब की बात किया है। तो शेष किताब क्या होंगे? जब 20% किताब हिंदी में चले गए तो कितने परसेंट किताब बचेंगे? 80% किताब बचेंगे। तो शेष किताबों का 50% किस में चला गया? अंग्रेजी में। तो शेष किताब का जब 50% इंग्लिश में चला गया तो बचा कितना परसेंट? 50% बचा। 50% मतलब 50/100। तो यहाँ शेष क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे फिर शब्द किसका प्रयोग किया? शेष का। अब शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है। जब शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है तो कितना परसेंट फ्रेंच के अलावा होगा? 70%। 70% मतलब 70/100, क्योंकि 30% कितने किसमें है? फ्रेंच भाषा में। बचा कितना? 70%। तो बचा कितना है टोटल? 6300। यही 6300 किस भाषा में है? क्षेत्रीय भाषा में। यही 6300 किसका मान है? इसका मान है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 0 2 0 3 0। 1 0 2 0 इधर से कट गया, 1 0 यहां से कट गया। 7 से कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। अब यहां पे आते हैं 5 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 2 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। तो x इंटू 1/2500, यही तो बचा। यहाँ पे 25, यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 9। इसको इधर लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू 25 9 225। 2 0 है, 2 0 पड़ जाएगा। 22,500। बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, दिया हुआ पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, तो फिर आगे शेष शब्द किया है, प्रयोग किया है। तो 20% किताब हिंदी में, तो बचे कितने परसेंट किताब? 80% किताब। अब शेष का 50% किसमें है? अंग्रेजी में है। जब उसका 50% इंग्लिश में है तो बचा कितना परसेंट? 50%। अब उसी शेष का 30% फ्रेंच में है, तो जब 30% फ्रेंच में है, फ्रेंच को हटा दो तो बचेगा कितना? 70%। 70% जो बचा वही क्या किसमें है? 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। तो इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा? 6300 के बराबर हो। तो x का मान यहां से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। एक निर्माता जो है एक थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेच दिया और उसने इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर एक ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाए। यदि ग्राहक इसे 9600 रुपए में खरीदता है तो मान लेते हैं निर्माता के लिए जो लागत मूल्य कितना है? x है। वो क्या करता है? अपने माल को 125% लाभ पे 25% लाभ पे बेच देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम 100 रुपए का सामान खरीदे और उसको 25% लाभ पर बेच दिए, 25% लाभ, तो उसको कितने में बेचे? 125 में बेचेंगे। तो 125 कैसे आया? 100 का 125% निकाल लेते हैं। जो जितना दिया हुआ है
उसमें 125% निकाल लेते उसका। अगर वो कोई व्यक्ति ये बोले कि 100 का खरीदे और हम 75 में बेच दिए, मतलब 25% का हानि सहकर हम उस वस्तु को बेच दिए, तो ये 75 आया कैसे? जो 100 में खरीदा था, क्रय मूल्य था, उसमें से क्या किया? 25% हानि सहकर बेचा, तो 100 में से 25 घटाएंगे, कितना बचा? 75, तो 75% हो गया। अगर यही फायदा हुआ होता तो 100 में 25 जोड़ देते, 125 हो जाता। तो क्रय मूल्य का उतना परसेंट निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे वस्तु को 25% लाभ पे बेच दिया, 25% लाभ मतलब 125%, तो 125% हटाएंगे, क्या जाएगा? नीचे 100 आएगा। फिर कह रहे हैं कि और उसने इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। अब फिर ये क्या किया? 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। 20% लाभ मतलब 120%, तो 120/100 हो गया, बेच दिया। और खुदरा विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। 28% लाभ मतलब 128/100। अगर हानि बोलता तो 100 में 28 घटा देते, 100 में 20 घटा देते, 100 में 25 घटा देते। अगर लाभ बोल रहा है तो 100 में उतना जोड़ देंगे। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं यदि ग्राहक इसे 9600 रुपए में खरीदता है। ये किसके बराबर है? 9600 के बराबर। अब यहां से सॉल्व करेंगे। 25 बचे 125, 25 से 100, 20 6 बार में 20, 2500। ये किससे कटेगा? 4 से काट देते हैं इसको, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 6 से ये कितनी बार में कटेगा? 16 बार में, यानी 1600 हो गया। 32 बचे 160, तो 50 बार में कटा, तो नीचे 100 बचा और ये 50 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5000 हो गया। x की वैल्यू 5000, बी ऑप्शन सही है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। वेन डायग्राम पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। इसको जो है क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न में 55% छात्र विज्ञान में, 60% छात्र गणित में और 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए? देखिए, बोला कि 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये जो एरिया है ना, ये दोनों में है। जो 20% छात्र है वो विज्ञान में भी, साइंस में भी, एस मतलब साइंस, एम मतलब मैथ्स। 20% छात्र साइंस में भी पास हुए और विज्ञान मैथ्स में भी पास हुए, मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। 20% छात्र ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं और साइंस में भी पास हुए। अब जो बोला है 55% छात्र विज्ञान में, ये जो 55% छात्र बोला है ना, ये पूरा 55% है। ये साइंस का ये पूरा क्षेत्र, ये पूरे कितने परसेंट है? 55% है। लेकिन ऑलरेडी 20% यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितने % हो जाएगा? 35%। ये 35% कैसे स्टूडेंट होंगे? 35% ऐसे छात्र होंगे जो केवल साइंस में पास हुए, केवल या सिर्फ साइंस में पास हुए। इसमें गणित में पास हुआ बच्चा नहीं है, गणित में भी पास हुआ बच्चा नहीं है इसमें। ये 35% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल साइंस में पास हुए। ये वाला एरिया सिर्फ साइंस में पास हुए। 60% छात्र गणित में पास हुए, तो ये एरिया होगा टोटल। ये गोला, ये टोटल गोला जो है वो 60% का है, जिसमें से 20% ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। तो बचे कितने? 40%। 60% में से 20% घटा देंगे, ये 40%। जो 40% छात्र होंगे वो सिर्फ गणित में पास हुए। 40% छात्र सिर्फ गणित में पास हुए हैं। केवल या सिर्फ शब्द प्रयोग किया जाए तो ये वाला पोर्शन आएगा।
ये 40% है। लेकिन अगर ये पूछे कितने परसेंट छात्र गणित में पास हुए, तो 60%, पूरे को जोड़ देंगे। जब ये शब्द प्रयोग करें सिर्फ या केवल कितने परसेंट छात्र गणित में पास हुए, तो कितना परसेंट होगा? 40%। जब शब्द प्रयोग करें कितने परसेंट छात्र केवल विज्ञान में पास हुए, तो 35% आएगा। जब पूछे कितने परसेंट छात्र विज्ञान में पास हुए, तो 35 और 20 55% आएगा। तो जब सिर्फ या केवल शब्द प्रयोग करें तो ये साइड वाला लेंगे, और जब पूरे का प्रयोग करें दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहां से हम देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट होंगे वो 100% होंगे, क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे 100% होंगे। देखते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट है जो पास है। 35, 40 में 60, ये कितना हो गया? 95%। 95% छात्र क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। तो टोटल कितने परसेंट छात्र है? 100% छात्र है, तो उसमें से 95% छात्र घटा देंगे, कितना परसेंट छात्र बचे? 5% छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। जो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र फेल हो गए? 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? देखिए, जो 55% व्यक्ति है वो किसको पसंद करते हैं? चाय को। चाय मतलब टी। और 60% व्यक्ति कॉफी पसंद है, सी मतलब कॉफी। तो जो कॉफी 60% है ना, ये पूरे हैं यहां से। जो चाय के हैं कितने परसेंट? 55%। चाय के जो 55% ये पूरे हैं। लेकिन ये जो दोनों में कॉमन है वो कितने परसेंट है? 45%। तो जो ये एरिया आएगा ना, तो सिर्फ चाय के कितने परसेंट व्यक्ति होंगे? 55 में से 45 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10%। 10% व्यक्ति ऐसे होंगे जो जिनको सिर्फ चाय पसंद है। सिर्फ चाय कितने परसेंट व्यक्तियों को पसंद है? 10% व्यक्तियों को। ये निकालना हो कि सिर्फ कॉफी कितने परसेंट व्यक्तियों को पसंद है, तो 60 में से 45 घटाएं, कितना परसेंट आया? 15%। 15% ऐसे छात्र हैं जिनको सिर्फ क्या पसंद है? कॉफी पसंद है। अब बोल रहे फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? मतलब ऐसे व्यक्ति जो कम से कम एक पेय पसंद करते हैं, एक भी पसंद करे, दोनों पसंद करे, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल कितने परसेंट हो गए? 45, 15, 60, 60, 10, 70। 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय भी पसंद करने वाले हैं, कॉफी भी पसंद करने वाले हैं और दोनों पसंद करने वाले हैं। मतलब 70% लोग ऐसे हैं, 70% में जो सिर्फ चाय पसंद करने वाले भी हैं, सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले भी हैं और दोनों पसंद करने वाले भी हैं। तो 70% ऐसे हो गए। कैसे, किस तरह के लोग हैं? कम से कम एक पेय पसंद करने वाले लोग हो गए। यहाँ पे कम से कम एक पेय पसंद करने वाले, कम से कम बोला है, दो भी पसंद करने वालों को भी इसमें इंक्लूड करना है। कम से कम एक पेय मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए जो या तो चाय भी पीते हो, सिर्फ चाय पीने वाले हो, सिर्फ कॉफी पीने वाले हो और दोनों भी पीने वाले हो। तो कम से कम शब्द प्रयोग किया है, तो दोनों पीने वालों को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो 10, 15, 10, 55, 15, 10, 25, 25, 45, 70% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ऑफिस में जितने लोग भी होंगे वो कितने परसेंट होंगे? मान लेते हैं ऑफिस में 100%, जितने भी लोग होंगे वो 100% होंगे ऑफिस में। यहाँ पे 55% लोग कॉफी पसंद करते, चाय पसंद करते हैं, 64% कॉफी पसंद करते हैं
तो मान लेते हैं X% लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? सिर्फ चाय पसंद करने वाले कितने लोग हो जाएंगे? कितने परसेंट लोग? 55 में से X घटा देंगे, 55 माइनस X%, ये वाला पोर्शन जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, ये कितना होगा? 64 माइनस X%। ये कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। तो ऑफिस में कुल कितने परसेंट लोग होंगे? 100% ही तो होंगे। इन सबका मान कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। 55 माइनस X प्लस X प्लस 64 माइनस X, ये कितने परसेंट के बराबर होंगे? 100% के। 100% के ही बराबर होंगे ना। माइनस ये कट जाएगा, 55 और 64 119 माइनस X इज इक्वल टू 100। ये सबके आगे परसेंटेज है, इसी वजह से यहाँ भी परसेंटेज हटा देना है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। X को उधर लेके आएंगे, 100 को इधर लेके जाएंगे, कितना परसेंट बचा? 19%। 19% ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है? चाय और कॉफी दोनों पसंद है। अब बोल, इसमें दिया क्या हुआ? 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं, यानी जो 380 है ये कितने परसेंट का मान है? 19% का मान। 380 कितने परसेंट का मान है? 19% का मान है। तो सदस्यों की कुल संख्या, तो सदस्य कितने परसेंट है? 100% है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 19 दूना 38, 20 बार में जाएगा, कितना हो गया? 2000। सी ऑप्शन सही है। ऑफिस में जितने लोग होंगे 100% होंगे, उस 100% में से 55 माइनस X% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, 64 माइनस X% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, जो सिर्फ या केवल कॉफी पसंद करते हैं, X% लोग ऐसे होंगे जो दोनों पसंद करते हैं। तो ऑफिस में टोटल कितने परसेंट लोग होंगे? जितने भी लोग होंगे वो 100% लोग ही होंगे। 100%, इन सबका जोड़ योग करेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे तो 100% आना चाहिए। X का मान कितना आ गया? 19%। 19% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। दूसरा, ये तो बेसिक से हो गया। इसमें दूसरा तरीका ये अपनाते हैं, जब भी इस तरह का दिया हो और दोनों कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं ना नहीं करते ये ना दिया हो, तो हमेशा से क्या करते हैं? 100 में से इन दोनों को घटा देंगे। 100 में से दोनों को घटा देंगे, कितना होगा? 100 में से 55 प्लस 64 को घटा देंगे। 100% में से 55% प्लस 64% लोगों को घटा देंगे, कितना आएगा? माइनस 19%। माइनस 19% या फिर 19%, माइनस से कोई मतलब नहीं है। जो 19% जो घट के आएगा वो ऐसा होगा जो दोनों पसंद करते हैं। 19% लोग ऐसे होंगे जो दोनों पसंद करते हैं। इसी 19% का मान कितना दिया हुआ है? 380। ऑफिस में कितने लोग होंगे? जितने भी लोग होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, कितनी बार कटेगा? 20 बार में, कितना हो गया? 2000। तो ये तरीका भी है सॉल्व करने का। अगला कंसेप्ट देखते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मतलब इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में या फिर प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, उसको यहाँ पे कराएंगे। आपको एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे चुनाव के प्रश्न को कैसे आसानी से किया जा सकता है। दिया हुआ एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मतों की कुल संख्या कितनी है? 100 मान लें। 100 क्या है? कुल मत है। कुल वोट कितने हैं? कुल वोट या फिर मत 100। इसमें से 70% वोट विजेता को मिले।
विजेता को कितने परसेंट मिले? 70% मिले। जब उसको 70% मिल गए, यानी 70%, 100 का 70% कितना होगा? 70 होगा। तो 30% किसको मिलेंगे? जो हारा, यानी उपविजेता को, या फिर जो हारा उसको कितने परसेंट मिलेंगे? 30%। तो 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। अब इसमें दिया क्या है? और 16,000 वोटों से जीत गया। 16,000 वोट से क्या कर गया? जीत गया। मतलब जो विजेता है वो जो हारा है उससे कितना अधिक पाया है? 16,000 अधिक वोट पाया है। 16,000 अधिक वोट पाया है। देखिए विजेता यहाँ 70 पाया, यहाँ पे कितना पाया? 30 पाया। हारा जो है, तो दोनों का अंतर कितना है? 40। तो जो 16,000 वोट है किसका मान है? वो 40 का मान है। क्या पूछा है? कुल कितने वोट है? मत कितने हैं? 100 है। तो 100 का मान निकाल लेंगे। 20 दूना 40, 20 पच्चे 100। ये कितने की वैल्यू होगी? 8,000। 8 पच्चे 40, 40,000। 40,000 मत होंगे। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40,000 होंगे। कुल वोट कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। जो विजेता होगा उसको 70% मिलेगा। 100 का 70% कितना होगा? 70 होगा। जो हारेगा उसको कितना मिलेगा? क्योंकि विजेता अकेले 70% ले गया, तो बचेगा कितना? 30%। 30% जो हारेगा उसको मिलेगा। दिया हुआ है कि विजेता 16,000 वोट से जीत गया। मतलब यह हुआ कि विजेता और जो हारा उनके बीच वोटों का अंतर कितना है? 16,000 है। तो यहाँ पे देखिए 70 अगर विजेता पाया है, तो जो हारा वो कितना पाया? 30 पाया है। तो 70 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। यही 40 किसकी वैल्यू है? 40 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16,000 दी हुई है। तो हमको क्या पूछा है यहाँ पे? कुल मत कितने हैं? कुल मत कितना माना गया? 100 माना गया। तो 100 का मान निकालेंगे। जिसका मान दिया उसको नीचे लिखते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। 20% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 8,000 मतों से जीत लिया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या मान लें? कुल मत मान लेते हैं 100 है। कुल मत या वोट कितने हैं? 100 मान लिए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। जो भी लोग 100 लोग वोट डाले, 100 में से 20 लोग ऐसे थे, 100 का 20% मतलब कितना होगा? 20। तो 20 लोग ऐसे थे जिनका वोट अवैध हो गया, यानी बेकार हो गया, बेकार चलेगा, कुछ मिस्टेक रहा होगा, तो 20% वोट बेकार चला गया। तो बचा कितना? 80% वोट बचा। तो 100 का 80% वोट कितना बचा? 80 हो गए। दिया है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो कुल मत कितने हैं? 100 है। तो विजेता को कितना मिला? कुल मतों का 48% मिला। तो 100 का 48% कितना होगा? 48। ये विजेता को मिला। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी हार जीत होती है वो जितने भी सही वोट होते हैं, वैध वोट होते हैं, उसी के आधार पे कितना विजेता पाया, कितना उपविजेता पाया। कुल वोटों के आधार पे नहीं होता है हार जीत। जो वैध वोट होते हैं, ये 80 क्या है? वैध वोट है, मतलब लीगल है, ये सही वोट है, इसी के आधार पे हार जीत होगा। तो देख रहे हैं ऑलरेडी विजेता कितना पा गया? 48। और टोटल वैध वोट कितने हैं? 80 है। तो जो हारा वो कितना वोट पाया होगा? 32, क्योंकि 48 विजेता पा गया है। तो 80 में से 48 घटाएंगे, कितना बचेगा? 32। ये जो हारा है उसको मिलेगा 32 वोट। 32 वोट जो हारा है उसको मिला है। दिया क्या है? और 8,000 मतों से जीत गया। जो विजेता है 8,000 मत से जीत गया। यहाँ पे विजेता 48 पाया और जो हारा वो 32 पाया है। तो इनके बीच अंतर कितना है? 16। 8,000 वोट से जीतना मतलब क्या हुआ? 8,000 मतों से जीतना।
जो विजेता और जो हारा उनके बीच वोटों का अंतर कितना है? 8,000 का अंतर है। तो इनके बीच वोटों का अंतर कितना है? 16 है। तो जो 8,000 होगा वो कितने का मान होगा? 16 का मान होगा। पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या यानी कुल वोटों की संख्या। कितने की वैल्यू पूछा? 100 की वैल्यू। 16 से ये कितनी बार में कटेगा? 500 बार में। 500 का 100 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 50,000। बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोट से हार गया। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं? यहां भी मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना है? 100। कुल मत या वोट कितना है? मान लेते हैं 100। दो उम्मीदवार हैं अमन और सुमन। 20% जो वोट है अवैध घोषित हो गए। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो वैध कितने हो गए? 20% हटा देंगे तो 80 होंगे, क्योंकि 20% 100 का चला गया तो बचा कितना? 80 वोट। ये ऐसे वोट है जो वैध है, मतलब ये वैध है। इन्हीं से ही हार जीत का पता चलता है। अवैध वोट की हार और जीत में कोई भागीदारी नहीं होती है। जब भी जैसे 100 लोग वोट डाले तो जो भी अब काउंटिंग होगा तो सबसे पहले ये चेक होगा अवैध कितने हैं, वैध कितने हैं। जो अवैध होते हैं उनको हटा देते हैं, उनको उनकी काउंटिंग नहीं होती, उनको हटा देते हैं। जो भी चुनाव में हार जीत होता है वो वैध वोटों से ही होता है। तो यहाँ पे वैध वोट कितने हो गए? 80 हो गए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? 20% वोट अवैध घोषित किए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। तो वैध वोट का 40% सुमन ने, वैध वोट का 40%, तो 80 का 40% निकालेंगे कितना होगा? 80 × 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 32। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किया और 1600 वोटों से हार गई। तो बचा कितना वोट? 32 ये पा गई, तो बचा कितना? 48 वोट। 48 वोट किसको मिलेगा? अमन को मिलेगा। तो जीता कौन? अमन जीता, क्योंकि 48 वोट मिला है। वैध वोट का 48 इसको मिला है और सुमन को 32 मिला है। तो बोला यहाँ पे सुमन ने 1600 वोट से हार गई। 1600 वोट से हारने का मतलब यह है कि अमन और सुमन के बीच जो वोटों का अंतर है वो कितने का है? 1600 का है। इनके बीच अंतर कितना है? 16 का है। तो जो 1600 दिया हुआ है वो कितने का मान है? 16 का मान है। 16 का मान है। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले? तो कितने मतदाताओं ने वोट डाले? 100। 100 का मान पूछा है। तो 1600 कितने बार में कटेगा? 100 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 आंसर, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल होता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंक से उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। जब वो 36% प्राप्त करता है तो जो पास होने के लिए जो नंबर होना चाहिए उससे 32 अंक कम प्राप्त करता है। जो पास होने के लिए नंबर होना चाहिए उससे क्या 32 अंक कम प्राप्त करता है। लेकिन जब 48% प्राप्त करता है तो जो पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 64 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा है कि कितने % अंक अगर वो पा जाए वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने % वो पा जाए कि वो छात्र जो है उत्तीर्ण हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये निकालने के लिए
देखिए जब 48% पाता है तो जो उत्तीर्ण नंबर है उससे 64 अंक ज्यादा हो जाता है। जब 36% पाता है तो उत्तीर्ण नंबर जो है उससे 32 अंक कम हो जाता है। तो ये दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। 48 में से 36 घटाएं कितना बचेगा? 12%। जो 12% होगा ना, 64 में से 32 घटाएंगे, 64 माइनस 32 करना है, क्योंकि कितना कम है? 32 कम है। ये नहीं कि सिर्फ 64 में से 32 घटा दे। ये कितना होगा? 96 होगा। तो 12% का मान 96 होगा। 1% का मान कितना होगा? 96/12 यानी 8 होगा। 1% का मान कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को, मतलब किसी भी, इसको लेके चले या फिर इसको, दोनों में से किसी को लेके चले, हम आंसर ला सकते हैं। 1% मतलब 8 नंबर, यानी 8 नंबर पे 1% मिलता है। तो 32 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? जैसे 8 नंबर जो है 1% के बराबर है, 8 नंबर 1% के बराबर है। तो 32 अगर नंबर लाना है, 32 नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 4 का। तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 4 का। तो 32 नंबर किसके बराबर होगा? 4% के बराबर होगा। तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये 4% लिख सकते हैं। 32 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4% लिख सकते हैं। मतलब अगर वो 36% अंक प्राप्त करता है, 36% प्राप्त करता है, तो 4% से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। या फिर ये भी कर सकते हैं, जब वो 36% प्राप्त करता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जब वो 36% अंक प्राप्त करता है तो 4% अंक से फेल हो जाता है। यानी वो कितना परसेंट अंक प्राप्त कर ले कि वो पास हो जाएगा। तो 36% पाया है, 4% से फेल हुआ, तो 36 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40%। तो 40% अंक ऐसा होगा वो पाया जाए तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दूसरे वाले से भी। जैसे 48% पाता है तो 64 अंक ज्यादा हो जाता है। जो प्राप्त होना चाहिए पास होने के लिए, जो परसेंटेज होना चाहिए उससे 64 अंक ज्यादा हो जाता है। तो 64 को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आंसर किस में देना? परसेंटेज में। 8 नंबर पे 1% है, तो 64 नंबर पे कितना परसेंट है? इसको बनाने के लिए 8 नंबर पे 1% है, तो 64 नंबर पे कितना परसेंट होगा? इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 64 नंबर ये कितने परसेंट के बराबर होगा? 8% के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जब 48% पाता है तो 64 अंक ज्यादा हो जाता है। 64 अंक मतलब परसेंटेज में इसका मान कितना होगा? 8%। तो 64 अंक यानी कि 8% अंक ज्यादा हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि 8% ज्यादा हो जा रहा है 48% जब पाता है तो 48 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा? 40%। तो 40% ही क्या होगा? उसका उत्तीर्ण प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे फल में 60% पानी और सूखे फलों में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? जैसे एक फल दिया हुआ है, जब वो ताजा है तो उसका वजन कुछ अलग होगा, और जब वो सूख जाता है तो उसका वजन कम हो जाएगा। लेकिन ताजे फल में और सूखे फल में एक चीज कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है? जो इसमें गूदा होता है ना, पल्प जो बोलते हैं, जो पार्ट हम लोग खाते हैं, कोई भी ताजे फल का जो पार्ट खाते हैं, जैसे आम का, तो जो गूदा होगा, पल्प होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। ताजे में भी उतना ही होगा, सूखे में भी उतना ही होगा। चेंज क्या होता है? इसका पानी। अगर ये पानी ये सूख गया यानी पानी कम हो गया तो ये क्या होगा? इसका वजन कम हो जाता है। तो फलों में जब वो ताजे से सूखा बनता है तो एक ही चीज चेंज होता है। क्या चीज चेंज होता है? उसका पानी कम हो जाता है। लेकिन जो पल्प होता है, गूदा जो होता है, वो सेम रहता है। जितना ताजे में जो गूदा रहेगा उतना ही सूखे में गूदा रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में कितना परसेंट पानी है? 20% पानी है। लेकिन गूदा तो सेम है। ताजे फल को क्या लिख दे? फ्रेश फ्रूट। सूखे फल को ड्राई फ्रूट लिख दे।
लेकिन दोनों में जो पल्प है, गूदा है, वो समान होगा। तो जो गूदा समान होगा यानी जो फ्रेश फ्रूट होगा उसका गूदा कितना परसेंट होगा? 60% पानी है तो 40% होगा। फ्रेश फ्रूट जो भी होगा उसका जितना भी वजन होगा उसका 40% क्या होगा? वो उसका गूदा होगा, पल्प होगा उसका। जो सूखा फल है उसमें कितना परसेंट पानी है? 20% पानी होता है। तो 20% पानी तो उसमें गूदा कितना परसेंट होगा? जो सूखे फल का है गूदा उसमें 80% होगा। दोनों फल में गूदा जो होगा, जो पल्प होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर दिए। मतलब यही फल ताजा है, उसके बाद सूख गया तो जो पल्प होगा, जो गूदा होगा, जो पार्ट हम लोग खाया जाता है वो तो बराबर होगा ना, चाहे ताजा फल हो या फिर सूखा फल हो। चेंज क्या होता है? बस पानी का परसेंटेज चेंज होता है। पानी कितना लीटर है? अगर इसमें 500 ml, इसमें 50 ml है तो इसमें 20 ml हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। लेकिन जो गूदा होता है वो सेम होता है। तो ताजे फल का जो गूदा वाला पोर्शन है यानी जो पल्प होगा और सूखे फल का जो पल्प होगा दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो 40 से पहले ये काट देते हैं, 40 दूना 80। F इज इक्वल टू 2 इंटू डी। बोल रहे 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो कितने किलोग्राम ताजा फल की बात हो रही है? 100 किलोग्राम। 2 इंटू डी मतलब ड्राई मतलब सूखा फल। 2 से कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। तो डी का मान कितना होगा? 50 केजी। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? 50 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बस यहाँ पे यही ध्यान देना है कि अगर कोई फल सूख जा रहा है, ताजा फल सूख जा रहा है, तो उसमें पल्प समान होगा। पल्प मतलब जो गूदा वाला पोर्शन होगा जिसको खाते हैं हम लोग, वो समान होगा। चेंज क्या होगा? पानी चेंज होगा। जो उसमें जो भी 20 ml 50 ml जो भी पानी होता है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। सूखेगा तो कम हो जाएगा, लेकिन गूदा समान होगा। तो वही गूदे को हम लोग क्या कर दिए? समान कर दिए। तो बोल रहा है 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो 100 किलोग्राम अगर रख दे ताजे फल की जगह तो सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है? 50 केजी। यही आंसर होगा।